ईरान के देशफुल में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। ईरान ने ड्रोन मिसाइल हमलों को नाकाम किया है। तो देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव करना पड़ा है। ईरान के देशफुल की ये तस्वीरें हैं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है भावी खतरों को भागते हुए। और देखिए ईरान ने ड्रोन हमले का दिया है जवाब। आसमान में टोही ड्रोन को किया ध्वस्त। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमला नाकाम किया है। तो आसमान में ये टोही ड्रोन विमान था जिसे टारगेट किया गया और इसे हमला करके नष्ट कर दिया गया। डिफेंस सिस्टम एक्टिव जिसने इस टोही विमान को नष्ट किया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देशफुल की और उसके बाद डिफेंस सिस्टम ने कैसे टोही विमान को ड्रोन को नष्ट किया है उसकी तस्वीरें। ईरान में एक्टिव कर दिया गया डिफेंस सिस्टम को इन गतिविधियों को देखते हुए और उसके बाद उसमें एक्शन भी देखने को मिला है जब टोही ड्रोन को टारगेट किया गया, साथ ही मिसाइल को भी नष्ट किया गया। और इस बीच ईरान की अरब देशों को बड़ी धमकी सामने आई है। अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन ना करें अरब देश। समर्थन किया तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। हॉर्मुज स्ट्रेट अरब की जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद हुआ तो बहुत नुकसान होगा। तो यहां पर ईरान की तरफ से अरब देशों को भी चेताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी ना दें। और हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल बॉर्डर के पास हमला, रिहायशी इलाके में किया ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान की खबर है। हिजबुल्लाह ने जारी किया ड्रोन अटैक का वीडियो। तो ड्रोन अटैक का वीडियो भी जारी किया गया। ये देखिए तस्वीरें जो जारी की गई हैं और हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल बॉर्डर के पास यह अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया, ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान की भी खबर है। इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। और इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी, जंग कभी अभी खत्म नहीं हुई है, ये नेतन्याहू ने कहा। संवर्धित यूरेनियम को बाहर लाएंगे। नेतन्याहू ने एक बार फिर से यह बात दोहराई है। ईरान के परमाणु ठिकानों को भी नष्ट करेंगे, नेतन्याहू ने कहा है। जी हां, तो ईरान के एटम पर क्या बोले नेतन्याहू। इजरायली पीएम, ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान के खिलाफ अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। ईरान से संवर्धित यूरेनियम को हटाना अभी बाकी है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना जरूरी है। ईरान अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन का समय तय नहीं है। ईरान अभी भी प्रॉक्सीज का समर्थन कर रहा है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह और हमास का अंत होगा। हिजबुल्लाह हमास के अलावा हूती का भी किया जाएगा खात्मा, ये बेंजामिन नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान को लेकर उसके आक्रामक तेवर अभी भी बरकरार हैं। ईरान में ऑपरेशन एटम युद्ध होने ही वाला है, ऐसा लग रहा है। इजराइल देखिए क्या मान रहा है। ईरान का परमाणु खतरा अभी टला नहीं है, यह खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, सैन्य कार्रवाई या सीक्रेट ऑपरेशन आगे होगा। हिजबुल्लाह, हमास और हूती पर हमले तेज होंगे, इसकी तैयारी। मिसाइल और न्यूक्लियर क्षमता पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी, यह धमकी सामने आई है। बड़ा टकराव और लंबा संघर्ष बढ़ने की आशंका जताई गई है। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली मौजूद हैं और पूर्व राजदूत महेश सचदेव जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कोहली साहब, पहला सवाल आपसे, ये इजराइल के इरादे क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि ऐसे वक्त में जब एक तरफ शांति प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है, प्रपोजल में क्या है क्या नहीं है, उसके जिक्र के बजाय आग और ज्यादा भड़काने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, ये जो वॉर भी शुरू हुआ है तो अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था जी।
6 से 7 हज़ार किलोमीटर दूर वो बैठा हुआ है, उन्हें कोई ऐसा खतरा नहीं था। सो नेतन्याहू इज़ द मेन प्लेयर जिसने ट्रम्प को कन्विंस किया कि ये वॉर शुरू किया जाए। और ये वॉर अगर एकदम ख़त्म हो जाता है तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल भी इस पर डिपेंड करता है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि इतना जल्दी ये ख़त्म हो जाए, जब तक कि वो एक बहुत बड़ी जीत ना ले लें जिससे उनकी पॉलिटिकल पोजीशन सही रहे और जो उनके करप्शन चार्जेस वगैरह हैं वो सब कवर हो जाएं और जनता इजराइल की उनके फेवर में आ जाए। सो इसीलिए ये उन्होंने किया। वो नहीं चाहते कि किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ हो, और ट्रम्प को एग्ज़िट करने में इसी तरह की दिक्कत हो रही है, बिकॉज इजराइल इसको किसी हालत में इस चीज़ के लिए नहीं चाहते। वो चाहेगा कि कुछ एग्ज़िट मिल जाए, लेकिन इजराइल इसके फेवर में नहीं है। बिल्कुल, और ये तो नेतन्याहू ने कह भी दिया है, जो अभी हमने बयान भी नेतन्याहू का दिखाया कि जब तक यूरेनियम को बाहर निकालेंगे नहीं तब तक युद्ध खत्म नहीं माना जाएगा। और देखिए, ईरानी प्रस्ताव को ट्रंप ने खारिज कर दिया है। एक और बड़ी जानकारी, ट्रंप ने कहा कि प्रस्ताव पसंद नहीं आया। ट्रंप ने कहा यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान ने जवाब भी दिया है। कहा है कि हम ट्रंप को खुश करने के लिए योजनाएं नहीं बनाते, प्रस्ताव नहीं बनाते, वास्तविकता को पसंद ही नहीं करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से लगातार युद्ध हार रहे हैं ट्रंप। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये खबर, ईरान का ये रिएक्शन सामने आया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानी प्रस्ताव को लेकर जो बातें कही गई हैं, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया है। कहा है कि यह मानने लायक नहीं है। अब ईरान ने उस पर रिएक्ट किया है और कहा है कि दरअसल वास्तविकता से डोनाल्ड ट्रंप काफी दूर हैं, उन्हें वास्तविकता पसंद नहीं है। ईरान से लगातार युद्ध हार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो रुख है उस पर ईरान सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज करता हुआ दिख रहा है। और ईरान को लेकर एक्सियोस की रिपोर्ट में बड़ा दावा सामने आया है। प्रस्ताव खारिज करने से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की। ईरान के नए प्रस्ताव पर डिटेल में चर्चा की गई और उसके बाद ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज किया। और वहीं ईरान ने डील ना होने पाने पर ट्रंप को जिम्मेदार बताया है। ट्रंप की लंबी लिस्ट को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर हम अपनी संप्रभुता छोड़ेंगे नहीं। तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव के रूप में एक लंबी फहरिस्त सौंपी गई थी, उसको मानने से इनकार कर दिया है ईरान ने और इस लिस्ट को कर दिया गया है खारिज। सीधे तौर पर ईरान अमेरिका को यह बताता हुआ नजर आ रहा है कि हॉर्मुज को लेकर कोई समझौता मुमकिन नहीं है। ये दो बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। नए प्रस्ताव पर डिटेल में चर्चा हुई, ये डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा सामने आया है कि वो ईरान के प्रस्ताव पर रजामंदी देने के लिए तैयार नहीं है। और खास बात यह है कि बयान से पहले ट्रंप और नेतन्याहू की भी बात हुई। वो नेतन्याहू जिनका ईरान को लेकर रुख अभी भी बेहद आक्रामक है। और देखिए, डील पर डेडलॉक युद्ध 2.0 होकर रहेगा, ऐसा ही लगता है, क्योंकि हर बार बात नहीं बनती है। पहली बात तो यह कि ईरान का जवाब बिल्कुल मंजूर नहीं, ये ट्रंप ने कह दिया है। ईरान ने जो उत्तर दिया है वो पसंद नहीं आया ट्रंप को। उसके बाद ट्रंप ने क्या कहा, मैंने प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ लिया है और ट्रंप ने कहा कि ईरान पर नेतन्याहू से भी अच्छी बातचीत हुई, वार्ता पर फैसला मैं लूंगा, कोई और नहीं लेगा। ट्रंप को ईरान का क्या जवाब है? ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं बनाते हम योजना, वास्तविकता को पसंद नहीं करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है? डील फिलहाल पूरी तरह से फंसती दिख रही है। कूटनीति के साथ सैन्य दबाव भी बढ़ेगा। ट्रंप ने अंतिम नियंत्रण अपने हाथ में रखा। इजराइल के साथ युद्ध रणनीति भी बनेगी। साफ संकेत है कि इस पूरे मामले में अभी कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, प्रस्ताव पर प्रस्ताव, प्रस्ताव पर प्रस्ताव, सवाल यह है कि यह प्रस्ताव देने और उसे ठुकराने की औपचारिकताएं ही हो रही हैं
या फिर वाकई में कहीं कोई गंभीरता दिखाई दे रही है? ईरान कह रहा है कि आपको खुश करने के लिए हम कोई प्रस्ताव नहीं बनाते, और ट्रंप कह रहे मुझे तो कोई खुशी नहीं कर पा रहा है। देखिए, ये तो होना ही था और टीवी 9 पर लगातार हम अपने दर्शकों से ये बात कह रहे थे कि अमेरिका और ईरान दोनों की मांगों में, दोनों के प्रस्तावों में 180 डिग्री का फासला है। तो ये पूरब और पश्चिम का मेल तो कभी हो ही नहीं सकता था। जो अमेरिका मांगता है वो ईरान दे नहीं सकता है, और जो ईरान नहीं दे सकता है उसकी कीमत ईरान को युद्ध से ही चुकानी पड़ेगी। और इसीलिए जब आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई, तो आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या कहा होगा। वो तो यही कह रहे होंगे कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं तो आपको पहले दिन से ही कह रहा हूं कि बातचीत से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो लड़ाई से ही होगा, और आपने बीच में लड़ाई रोक दी। लड़ाई ही एकमात्र उपाय है, और यही बात हम लगातार कह रहे हैं। देखिए, ईरान के पास विकल्प नहीं है। ईरान को अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा, अपनी सम्मान का रखने का पूरा अधिकार है, और इसके लिए ईरान जंग लड़ेगा, हर कीमत पर लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा। लेकिन जहां तक सवाल अमेरिका का है, अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि सिर्फ दबाव बनाने से, सिर्फ ब्लॉकेट कर देने से ईरान अब समझौता कर लेगा, तो बात सीधी सी है। ये सब कुछ 28 फरवरी से पहले शायद थोड़ा बहुत मुमकिन हो पाता, लेकिन 28 फरवरी के बाद जिस मुल्क ने 40 दिन तक अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ जंग लड़ लिया हो, उसके बाद उससे ये उम्मीद करना कि वो ट्रंप के 2-4 सोशल मीडिया पोस्ट पर दी गई धमकी से डरकर समझौता कर लेगा, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ना समझी नहीं मूर्खता है। जो एक फॉल्स पैराडाइज में जो लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं। हकीकत में अब इजराइल की एंट्री होगी, और जब इजराइल की एंट्री होगी तो फिर आप देखेंगे कि राउंड 2.0 शुरू होगा। और इसके आसार, इसकी आशंका बढ़ती जा रही है। और जिस बात का आपने जिक्र किया, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही आया है कि डोनाल्ड ट्रंप वास्तविकता से दूर रहना पसंद करते हैं। और तनाव के बीच ईरानी मीडिया का दावा देखिए क्या है। ईरान अमेरिका के बीच लिखित वार्ता जारी रहेगी, यह दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में वार्ता जारी रहेगी। अमेरिका के प्रस्ताव का ईरान ने जवाब दे दिया है। ईरानी मीडिया में यह खबर चल रही है। और इस बीच मुस्तफा खामनेई की ईरानी सेना के चीफ अली अब्दुल्लाही से मुलाकात हुई है। मुस्तफा ने अब्दुल्लाही को निर्देश दिए हैं, सैन्य अभियान को आगे बढ़ाए ईरानी सेना। और देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष के पास ईरान के नए प्रस्ताव की डिटेल्ड रिपोर्ट मौजूद है। संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा रखना चाहता है ईरान, बाकी हिस्सा तीसरे देश को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया गया है। हॉर्मुज में नाकेबंदी खत्म करने की पेशकश की गई है। हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का ही रहेगा, यह भी साफ तौर पर बता दिया गया है। तो ईरान का नया प्रस्ताव कहां फंसी है डील, जरा इसको भी देख लेते हैं। पहले प्रस्ताव में क्या क्या है वो आपको बता रहे हैं। पहला यह कि नाकेबंदी का खात्मा। प्रस्ताव में जो चीजें शामिल की गई हैं, तेल निर्यात पर रोक ना हो, यह भी उसमें कहा गया। हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण, यहां पर मामला काफी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, और प्रतिबंधों में छूट मिले। इसके अलावा लेबनान में युद्ध विराम, जिस पर कहीं कोई अभी इजरायल की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है। ईरान की एटमी पेशकश क्या है वो भी आपको बताते हैं। संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा ईरान के पास रहे, बाकी हिस्सा तीसरे देश को ट्रांसफर हो। वार्ता विफल होने पर यूरेनियम वापस हो, ये इस प्रस्ताव में कहा गया है। जी हां, और जंग खत्म होने के बाद ही परमाणु मुद्दे पर बात हो। वॉशिंगटन जर्नल के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, अब बात कहां पर फंसी हुई है? मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट पर तो पहले भी ईरान का कंट्रोल था, वो कंट्रोल रहे, ये ईरान चाहता है। संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा वो दूसरे देश, और मुमकिन है वो रशिया का जिक्र करे, और रशिया को संवर्धित यूरेनियम देने के लिए ईरान तैयार है, ऐसा पहले भी संकेत दिए गए हैं। क्या ईरान के इस प्रपोजल पर बात बन नहीं जानी चाहिए? आपका सवाल जायज़ है, पर मैं इसको एक दूसरे स्तर पर लेना चाहूँगा। जी, 3 दिन में राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग जाने वाले हैं। 10 साल के बाद ये पहला अमेरिकी राष्ट्रपति का चीन का दौरा होगा, और इसको लेकर के सबसे बड़ी अटकल जो मानी जा रही है वो ईरान के ऊपर चीन का दबाव बनाने की ट्रंप साहब की जो योजना है उसको लेकर है। और आपको याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते ईरान के विदेश मंत्री बीजिंग होके आए हैं,
और उसके बाद से ईरान के स्वर में कुछ ज़्यादा तलखी आ गई है। तो मुझे ऐसा मालूम लगता है कि चीन ने ईरान को एक तरह से इशारा दिया है कि वो अपना सुर और सख्त करे और अपना जो जवाब 14 पॉइंट का उन्होंने ट्रंप साहब को दिया है उसको जल्दबाजी में ना करे। ट्रंप साहब और उनके विदेश मंत्री और अन्य लोग जल्दीबाजी में फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि ये मसला जो रोड मैप है निगोशिएशंस का वो चीन की यात्रा के दौरान खुले। वो चाहते हैं कि पहले ही ईरान की स्वीकृति ले ली जाए, लेकिन 10 दिन के इंतज़ार के बाद ईरान ने जो जवाब दिया है वो दो टूक है और वो ट्रंप साहब को पसंद नहीं आया, जैसा आप कह चुके हैं। तो मुझे इससे ये लगता है कि चीन के हाथ और मजबूत होंगे और ट्रंप साहब को चीन से ईरान के ऊपर दखलंदाजी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक और व्यापारिक साझेदार है। ये सर और बहुत चीन दिलचस्प बात हथियार बता रहे हैं। उनको सप्लाई करता है और चीन ही इकलौता देश है जिसकी रेलवे लाइन ईरान तक जाने लगी है। ये बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं कि चीन को कहना पड़ेगा ट्रंप को। अब सवाल ये कि चीन वाकई में ऑनेस्टली अमेरिका को कितनी मदद कर पाएगा, ट्रंप को कितनी मदद कर पाएगा, जबकि यहां पर तो लड़ाई ही बिल्कुल अलग है और उसमें चीन क्या गेन करेगा, क्या डील करेगा ट्रंप के साथ। और देखिए ईरान की ब्रिटेन और फ्रांस को वार्निंग, हॉर्मुज में अमेरिका को मदद करना पड़ेगा भारी, ईरान ने कहा। हॉर्मुज में ब्रिटेन और फ्रांस नहीं तैनात करे युद्धपोत, ये चेतावनी दी गई है। किसी हमले का जवाब देगी ईरानी सेना, ईरान की तरफ से यह कहा गया है। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी नौसेना ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। ईरान ने की हॉर्मुज में पनडुब्बियों की तैनाती। अमेरिकी जहाजों को हॉर्मुज में नष्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है ईरान ने। हल्की पनडुब्बियों को तैनात कर रहा है ईरान। और अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ ईरान की डॉल्फिन, जी हां ये पनडुब्बियां, ये डॉल्फिन, जरा इसके बारे में समझते हैं। हॉर्मुज में ईरान कर रहा है पनडुब्बियों की तैनाती और स्वदेशी हल्की पनडुब्बियों को तैनात कर रहा है ईरान। जी हां, अमेरिकी युद्धपोतों का सामना करने के लिए तैनाती की जा रही है। ईरानी नौसेना प्रमुख एडमिरल शाहराम ईरानी ने यह ऐलान किया है। समंदर में लंबे समय तक पनडुब्बियां ईरान तैनात रखेगा। अमेरिकी जहाजों का पता लगाकर नष्ट करना इसका बड़ा मकसद नजर आ रहा है। ईरानी पनडुब्बियों को फारस की खाड़ी की डॉल्फिन्स कहा जाता है और अब यह बड़ी तैयारी ईरान करता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड और डिप्लॉयमेंट के खिलाफ। कोहली सर, साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान अग्रेसिव ही पोस्चरिंग कर रहा है, मतलब वो अपनी तैयारी कर रहा है। समंदर में भी जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से वो अग्रेसिव ही हो रहा है। अगर ये स्थिति है तो ये तो जैसा मनीष भी कह रहे थे कि जितने दिन टाल सकते हैं टाले, लेकिन इसका सोल्यूशन दोनों जानते हैं कि युद्ध से ही निकलेगा। देखिए, दोनों नहीं चाहते कि युद्ध से निकले, लेकिन एक सही एग्जिट स्ट्रेटजी की जरूरत है। अब अमेरिका जो कह रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी कंट्रोल छोड़ दीजिए, न्यूक्लियर भी मुझे दे दीजिए, तो ये सारा ऐसा लगेगा ईरान को या पूरे विश्व को कि ईरान ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। फिर क्या बचेगा उनके पास में? क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिवर्स नहीं की जा सकती। बाकी जो अमेरिका उनको बोल रहा है कि हम सैंक्शन डालेंगे, सैंक्शन कर लो, फिर लगा देगा। वो कह रहे हैं हम ये रिस्ट्रिक्शन निकाल लेंगे, वो फिर लग जाएगी उनके ऊपर। प्रॉक्सीज पे भी सर कोई बहुत बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से नहीं हो रहा है। नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखें प्रॉक्सी पर कोई ऐलान नहीं हुआ उनका, क्योंकि जो पहले जो 2015 में जो कैप साइन किया गया था उसमें भी प्रॉक्सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। सो बेसिकली वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अभी कोई एक्चुअली अमेरिका की तरफ से कोई कंप्रोमाइज़ वाली चीज़ हो ही नहीं रही है। और ये पोस्चरिंग दोनों लोग कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है, ईरान की भी अपनी हालत कमज़ोर है, वो चाहते हैं ख़त्म करना, और अमेरिका भी निकलना चाहता है। तो इस तरह पोस्चरिंग हो रही है। देखिए, जैसे अभी इजराइल के प्रेसिडेंट इसने प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम फिजिकली ये बड़ा पॉसिबल है कि हम न्यूक्लियर को जाके निकाल लेंगे। अगर इतना आसान होता तो अब तक हो गया होता। वो उनको भी दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा मुश्किल है। ईरान के लिए ये सर्वाइवल की, संप्रभुता की लड़ाई है, अमेरिका के लिए ऐसा नहीं है। सो चाइना से आने के बाद में शायद चाइना में, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने बताया, कोई रोल प्ले करेगा, कुछ लीवरेज रखेगा अमेरिका के खिलाफ, ताकि
कुछ रास्ता इसमें से निकल पाए। बिल्कुल, यानी यहां पर चीन का रोल जो है आने वाले वक्त में मुमकिन है कि हम बढ़ता हुआ देखें और उसके बाद ही कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आए। लेकिन देखिए, ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दिया है। अल जजीरा के हवाले से इस वक्त एक ताजा खबर आ रही है। जवाब में ईरान ने अपने हितों का ख्याल रखा है और जाहिर है ईरान ऐसा करेगा। अमेरिका का सकारात्मक रवैया तो ही ईरान बात करेगा। अमेरिका के हाथ में आखिरी फैसला है, यह ईरान की तरफ से बता दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं ईरान बताने की कोशिश अमेरिका को यह कर रहा है कि उसके प्रपोजल पर, उसके प्रस्ताव पर एक पॉजिटिव अप्रोच दिखानी होगी डोनाल्ड ट्रंप को। और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की अमेरिका की चेतावनी, हम हमेशा सम्मान के साथ जीते, ये बकाई ने कहा। हमारा इतिहास आक्रमण का सामना करने वाला रहा है। ईरान ने लियोनियर्स का भी सामना किया है, ये बकाई ने कहा है, और सीधा ये संकेत देने की कोशिश की है कि हम आक्रमण नहीं करते, हमने हमेशा आक्रमण का जवाब दिया है। और देखिए, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा ईरान। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान आया है, बातचीत या समझौते का मतलब पीछे हटना नहीं होता। हमारा लक्ष्य ईरानी अधिकारों को कायम रखना है, यह कहा है मसूद पेजेश्कियान ने। ताकत के साथ करेंगे ईरान के हितों की रक्षा। तो पेजेश्कियान ने कह दिया है, नहीं झुकेगा ईरान। क्या कहा है उन्होंने? दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे। बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं होता है। और देखिए, बातचीत का मतलब यह भी नहीं होता कि ईरान कमजोर है। ईरान के अधिकार को पूरी तरह से कायम रखेंगे, ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। पेजेश्कियान पर अमेरिका कैसे भड़का हुआ है, ये देखिए। अब ईरान ने दुनिया को बंधक बना लिया है, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए खतरा बढ़ गया है, दुनिया की इकोनॉमी का गला दबा रहा है ईरान। ये कौन कह रहा है? अमेरिका। डील नहीं होने पर सैन्य विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं, ये कहा गया है। महेश सचदेव सर, किस तरह से देखते हैं? ये तो डे वन से क्लियर है कि ईरान को डरा कर, धमका कर घुटनों पर नहीं लाया जा सकता, जिसकी कोशिशें करके भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से देख ली गई। लेकिन अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। ईरान कह रहा है कि भाई पॉजिटिव अप्रोच के साथ विचार करना होगा डोनाल्ड ट्रंप को, वास्तविकता में जीना सीखना होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या यह मुमकिन है? आपका सवाल जायज है और इसमें दो बातें कहना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि इस समय प्रतिकूल है युद्ध के लिए। पहली बात तो अमेरिका में ट्रंप साहब कह चुके हैं कि वॉर हैज़ बीन टर्मिनेटेड, तो दोबारा से वॉर कैसे शुरू कर सकते हैं? उनके ऊपर 60 दिनों का जो मियादी वक्त लगा हुआ था वॉर पावर्स एक्ट में, वो ख़त्म हो चुका है और 30 दिन के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा मोहलत मांगी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हज का समय है और हज के समय पे युद्ध करना पूरे मुस्लिम विश्व को अमेरिका के और इजराइल के ख़िलाफ़ डाल देगा और ईरान को सहानुभूति मिलेगी। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ट्रंप साहब जब बीजिंग जा रहे हैं तो बीजिंग की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे उम्मीदें हैं और लंबी लिस्ट है जिसमें सैंक्शंस हटाना चीन के विरुद्ध और इकोनॉमिक जो टैरिफ्स हैं उनको हटाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध कम करना, ये सब चीज़ें हैं जो कि ट्रंप साहब ने पिछले 1 साल में चीन के ऊपर लागू की हैं। तो ईरान के ऊपर दबाव बनाने को या ईरान को इस बारे में मनाने के लिए कि वो नरमी दिखाए इस मामले में, चीन एक लंबी लिस्ट अपनी डिमांड्स की रखेगा जो ट्रंप साहब के लिए एक बड़ी दिक्कत प्रस्तुत कर सकती हैं और कोई भी चीज़ जल्दी हल नहीं होने वाली है। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं, 54 साल पहले निक्सन वियतनाम में फंसे हुए थे और वो चीन में पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गया था और चीनियों ने इस तरह से उनको निचोड़ा था कि चीन P5 में आ गया, चीन को रिकॉग्नाइज, कम्युनिस्ट को रिकॉग्नाइज किया गया और ताइवान को किनारे कर दिया गया और अमेरिका के टेक्नोलॉजी से, अमेरिका के
पैसों से चीन का विकास हुआ और चीन आज बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया। बिल्कुल सर, तो सवाल यही है कि क्या इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला है और क्या ट्रंप वाकई जाएंगे? तो ऐसी कोई लंबी सी लिस्ट चीन की होगी जिसको मानने के लिए शायद ट्रंप को मजबूर होना पड़े। और देखिए, अमेरिकी वित्तीय सहायता पर नेतन्याहू का बयान आया है। अमेरिकी वित्तीय सहायता पर निर्भरता खत्म करने की योजना ये नेतन्याहू ने कहा। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को इस बारे में बताया है कि इसकी शुरुआत मैं अभी से करना चाहता हूं। इजरायल को हर साल अमेरिका से मिलते हैं 3.8 अरब डॉलर, ये नेतन्याहू ने कहा है। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा होने जा रहा है, जिसके बारे में हम अभी आपको बता भी रहे थे। 13 से 15 मई तक ट्रंप का चीन दौरा होगा। चीन से ईरान को समर्थन को लेकर कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिल रहा है। तेल खरीद, हथियार निर्यात पर इस दौरे में होगी बात। और 48 घंटे बाद ट्रंप का चीन दौरा। खबर क्या है? सबसे पहले ये देखिए, 13 से 15 मई को चीन दौरे पर रहेंगे ट्रंप। राष्ट्रपति जिनपिंग से कई मुद्दों पर चर्चा होगी और मूज चर्चा का मुख्य मुद्दा हो सकता है। तेल खरीद, हथियार निर्यात पर होगी बातचीत। चीन का करीबी है ईरान, ये हम सभी जानते हैं। चीन पर ईरान की मदद के आरोप भी लगे हैं। हॉर्मुज नाकेबंदी को लेकर चीन नाराज है। हॉर्मुज पर चीन ने ईरान का समर्थन किया है। युद्ध के दौरान भी ईरान से तेल खरीद जारी है। तो कुल मिलाकर चीन ने इस वॉर में अपना पक्ष तो दिखाया ही है। सवाल यह है कि ट्रंप जाएंगे और अपने लिए अगर कोई फेवर चीन से मांगेंगे तो वो कितना पॉसिबल होगा, कितना मुमकिन होगा। और चीन जो भी बात करेगा वो अपने और ईरान के हित में ही बात करेगा। इसलिए ये बहुत ही अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है कोहली सर, कि आखिर चीन अमेरिका के फेवर में क्या बातें कर सकता है। मतलब हमने पूरी लड़ाई में भी देखा है, और खासकर जो ये डॉलर है, पेट्रो डॉलर है, इसको लेकर तो चीन और रूस की एक अपनी समझ भी है, साझेदारी भी है कि कहीं ना कहीं दुनिया में इसको डिवैल्यूएट करते हैं और अपनी मुद्रा को आगे बढ़ाते हैं। कई जगह ट्रांजैक्शन भी हुआ। तो सवाल यही है कि ऐसा चीन क्या ऑफर कर सकता है अमेरिका को जो उसके हित में हो, और बदले में वो क्या ले सकता है? देखिए, अमेरिका के पास भी लीवर्स हैं। ऐसा नहीं, जैसा कि पहले एम्बेसडर साहब ने बताया कि उसकी एक लंबी लिस्ट होगी जो कि वो मांगेगा उनसे, बिल्कुल, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का है या जो सैंक्शंस लगाई जाती हैं जैसे उन्होंने बताया, या वो नहीं चाहेगा कि साउथ चाइना सी में उसका कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहे। लेकिन अमेरिका के पास में भी उनके लीवर्स हैं। अमेरिका को आपने देखा होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा जो मलाक्का स्टेट है जहाँ से चीन का ट्रेड जाता है, मलेशिया के साथ बड़े अच्छे संबंध बना लिए उन्होंने, इंडोनेशिया के साथ अच्छे संबंध बना लिए हैं। तो वहाँ पर भी उनका एक चोक पॉइंट है जिसको वो कंट्रोल करता है। दूसरा, बिल्कुल सही बात है, और ऐसे में ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कोहली साहब, मैं आपको यहां पर बीच में रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लौटेंगे देश की एक बड़ी खबर पर। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तमिलनाडु में विजय सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल होगी। विजय सरकार में कांग्रेस से 2 मंत्री शामिल होंगे। ये सोर्सेस के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विजय की टीवीके को समर्थन दिया है, और कल विजय की तरफ से राहुल गांधी को मंत्री पद के लिए पेशकश की गई थी। राहुल गांधी से दरअसल विजय ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल हो। तमिलनाडु में कांग्रेस के 5 विधायक हैं और उनमें से 2 को मंत्री बनाया जा सकता है। अब यह खबर सामने आ रही है, यानी विजय का जो ऑफर था वो राहुल गांधी ने मान लिया है, ऐसा नजर आ रहा है। कुमार विक्रांत के पास कुछ ताजा अपडेट है। कुमार, बताएं। जी देखिए, यही वो वजह है कि सरकार में सत्ता में हिस्सेदारी की बात को लेकर कांग्रेस लगातार डीएमके से कहती आई थी, और पिछले 5 साल वो सत्ता का हिस्सेदार नहीं बन पाई, और उसके बाद उसने कहा कि अगली बार हमको शामिल करिए सरकार में, तो डीएमके ने साफ मना कर दिया था। तो ऐसे में जब विजय सरकार बनी और कांग्रेस ने समर्थन दिया, तो विजय की ओर से कांग्रेस को ऑफर दिया गया कि आप सरकार में शामिल होइए। कल राहुल गांधी से विजय ने ये कहा, जब तो राहुल गांधी ने उनसे कहा कि हम इस पर सकारात्मक विचार करेंगे, और आज सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस पर हरी झंडी दे दी है और कांग्रेस के 5 में से 2 लोग मंत्री बनेंगे। तो आप कह सकते हैं कि दशकों बाद तमिलनाडु की सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल होने जा रही है।
राइट, दशकों बाद यह मौका कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार में शामिल होगी। कांग्रेस पार्टी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, 5 विधायकों में से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह खबर सामने आ रही है। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। और पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल और सोना न खरीदने की अपील पर राहुल गांधी का एक्सपोस्ट जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे। राहुल गांधी ने कहा यह उपदेश नहीं नाकामी के सबूत है। पीएम हर बार जनता पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा है जवाबदेही से बचने के लिए जनता पर जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में यह भी कहा है पीएम ने पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल की अपील की। पीएम ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की भी अपील की।